O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feel oneself with thee know he is also one with every other. थियोसॉफिकल सोसाइटी की यह प्रेयर 1923 में एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई और यह प्रेयर आज हर एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की लॉज की मीटिंग में शुरुआत में पढ़ी जाती है। एनी बेसेंट, जिसकी हर एक पुस्तकों को पढ़ने के लिए पत्री जी ने कहा है, आज हम उनकी एक पुस्तक देखने जा रहे हैं। एनी बेसेंट की यह पुस्तक मानव सेवी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के जीवन के बारे में जो कई विविधताओं से भरा हुआ है, इसका अगर हम सब टाइटल पढ़ें, हमारा जन्म हुआ है एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए। हमारा जन्म के उद्देश्य की बात हो रही है। हमारा जन्म ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कारण है, उद्देश्य है। हमारा जन्म हुआ है एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को साथ देने के लिए। We are made to help each other. विश्व बंधुत्व की भावना सबसे मुख्य बात रही एनी बेसेंट के पूरे जीवन में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य में। बहुत लोग एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर मानते हैं। ये फाउंडर तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने काम 20 साल इतना प्रचार प्रसार किया कि एनी बेसेंट और थियोसॉफी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। मानव सेवी एनी बेसेंट, इस पुस्तक का सब टाइटल जीवन का उद्देश्य है प्रेम करने के लिए। जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन यूं ही नहीं है, उसका एक पर्पस है। उस पर्पस को अगर हम समझ जाएं तो हमारा जीवन धनी हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक महान लीडर जो 20 साल के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही, उनकी ये जीवन गाथा, जिनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि बना ली। डॉक्टर एनी बेसेंट का बचपन और लाइफ बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। जब वो 5 साल की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी माताजी ने अपने एक मित्र से रिक्वेस्ट किया कि मेरी बेटी के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना। एनी बेसेंट की अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई। इनकी मैरिज एक पादरी से हुई जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस व्यू वाले थे। एनी बेसेंट थोड़ी मुक्त विचार की थी, तो इनसे उनकी ज़्यादा नहीं चली और उन दोनों में डाइवर्स हो गया। लेकिन तब तक इनके बच्चे हो चुके थे और कोर्ट में जब डाइवर्स का चल रहा था, इनके बच्चे की कस्टडी इनके हस्बैंड को दे दी गई। उस बात से ये काफ़ी नाराज हुए कि ये कैसा भगवान है जो बच्चे को उनकी माँ के पास नहीं रहने देता है। और इस घटना के बाद वो ईश्वर विरोधी हो गई, नास्तिक। उस समय उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं दुनिया में असहाय बच्चों की, अनाथ बच्चों की सहारा बनूंगी। जब उनके बच्चे की कस्टडी उनके हस्बैंड को दे दी गई तो वो बहुत दुखी हुई कि दुनिया में कैसा भगवान है। क्या भगवान वास्तव में है? क्या भगवान इतना निर्दयी है कि एक बच्चे को अपनी माँ के पास ना रहने दे?
इस घटना ने उनको नास्तिक बना दिया। उनका विश्वास भगवान से उठ गया। लेकिन उनके भीतर एक समाज सेवा की भावना आ चुकी थी। जीवन के दौर में आगे बढ़ते हुए एक बार उनका मिलना उनके एक मित्र से हुआ जो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। जब वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंची और वो पुस्तक पढ़ने में इतने तल्लीन थे कि एनी बेसेंट कमरे में आ गई हैं, उन्हें पता नहीं चला। एनी बेसेंट ने बाद में उनसे पूछा कि कौन सी किताब है जो इस किताब को पढ़ने में तुम इतना डूबे हुए हो। वो किताब थी एच.पी. ब्लाउट्स्की की द सीक्रेट डॉक्ट्रिन। उनके मित्र ने उनको वो पुस्तक पढ़ने को दी। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ते हुए एनी बेसेंट डूबती चली गई और उनके जीवन में जो भी सवाल थे जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, उसका जवाब उनको मिलता चला गया। उन्होंने उस बुक की समीक्षा लिखी। उस समीक्षा को ब्लाउट्स्की ने जब बाद में पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुई और फिर एक ब्लाउट्स्की के व्याख्यान के दौरान एनी बेसेंट और ब्लाउट्स्की का मिलना हुआ। दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। एनी बेसेंट जो अपने जीवन में अनुभव, दुख भरे अनुभव के कारण नास्तिक बन चुकी थी, वो ब्लाउट्स्की की थियोसॉफिकल सोसाइटी की परंपरा से काफी प्रभावित। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। यह तिब्बत के अदृश्य मास्टर के द्वारा बनाई गई संस्था, जिसका उद्देश्य है विश्व में बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, जिसका उद्देश्य है प्रकृति के अज्ञात नियमों का अध्ययन करना, मानव के भीतर जो डॉर्मेंट पावर और एबिलिटीज हैं उनकी शोध करना, उनका अविश्लेषण करना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में हर एक सदस्य अपनी वैचारिक स्वतंत्रता रखने के लिए स्वतंत्र है। वहां पर किसी की भी बातें दूसरों पर इंपोज नहीं करी जाती। अगर आप सहमत हैं तब आप उनकी बातों को मानें और करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए पत्रिजी ने कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वैसे तो 1875 में ब्लाउट्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन उनकी संस्था का मेन हेडक्वार्टर भारत में चेन्नई में है। ब्लाउट्स्की और एनी बेसेंट की स्टोरी पर हम फिर लौटते हैं। एनी बेसेंट ब्लाउट्स्की से इतनी प्रभावित हैं तो ब्लाउट्स्की ने उनसे कहा कि आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य क्यों नहीं बन जाती। एनी बेसेंट बोलती हैं कि मैं तो नास्तिक हूं, क्या नास्तिक भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य बन सकता है? ब्लाउट्स्की कहती हैं क्यों नहीं, यहां पर हर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता रखता है। यहां तो मुख्य भावना है समाज की सेवा और अध्ययन। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन जाती है। एनी बेसेंट जब स्वतंत्र विचारों को अध्ययन कर रही थी और उनका प्रचार प्रसार कर रही थी तो उनके पीछे एक बड़ा ग्रुप बन चुका था। उस ग्रुप को बहुत आश्चर्य हुआ जब एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, लेकिन एनी बेसेंट तो ब्लाउट्स्की से जो सत्य का संदेश मिल रहा था उससे इतनी प्रभावित थी कि उन्हें परवाह ना करी और धीरे धीरे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में आगे बढ़ती चली गई। उनका फिर भारत आगमन हुआ। एनी बेसेंट समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ प्रयास उन्होंने किया, ना सिर्फ भारत की आजादी के लिए। उन्हें पता था कि अंग्रेज
भारतवासियों पर क्या जुल्म ढाते हैं। उसके विरोध के लिए उन्होंने बहुत जगह बहुत सारे आंदोलन किए। यहां तक कि 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ, उसमें वो सर्वसम्मति से कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी। कई सारे मूवमेंट उन्होंने किए समाज में जागरूकता लाने के लिए। उन्होंने पढ़ाई के लिए, लड़कों और लड़कियों के पढ़ाई के लिए, विशेषकर कन्याओं के अध्ययन के लिए बनारस में और दिल्ली में स्कूल खोले। दिल्ली में जामा मस्जिद के पीछे जो स्कूल है, वहाँ आज भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मीटिंग चलती है। उनका कहना और मानना है कि जब तक नारियों का उत्थान ना हो, तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता। भारत की आध्यात्मिक परंपरा से वो बहुत प्रभावित रहीं और सनातन हिंदू धर्म की जो क्लासिक लिटरेचर है, भगवत गीता, उपनिषद, उनका अध्ययन करते हुए उन्होंने उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत जोर दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया ताकि ये दुनिया में अधिक फैल सके। वो जगह जगह पर जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए जाती थी और जब वो इलाहाबाद में गई, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, जो अभी काफ़ी युवा अवस्था में थे, वह भी उनसे प्रभावित हुए और यहाँ तक कि उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता भी ली। एनी बेसेंट के टाइम पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में सर्वाधिक सदस्य हुए। पूरे विश्व में लगभग 20,000 सदस्य थे और उसमें सबसे अधिक तो भारत देश के ही। सबसे अधिक ऊंचाई थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट के टाइम पर छुई। वो लगभग 20 साल के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही। ब्लाउट्स्की ने अपने शरीर छोड़ने के वक्त ही यह संकेत दे दिया था कि एनी बेसेंट ही इस काबिल हैं कि जिनके हाथ में थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान संभाली जाए, सौंपी जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियो और सोफी, ब्रह्म और विद्या, इससे संबंधित है। लेकिन इसके फाउंडर ब्लाउट्स्की ने थियोसॉफी को किसी भी रूपरेखा में नहीं बांधा। इसका दायरा बहुत विस्तृत है। इनके चेन्नई के हेडक्वार्टर में कभी आपको जाना अगर हो, 2013 में मैं गया था। उनकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि आप देखते रह जाएंगे। एनी बेसेंट के अलावा भी वहां पर लाइन से कई सारे मास्टर हुए हैं। C.W. लीडबीटर, C. जिनराजा दास, N. श्रीराम, G. अरुंडेल इत्यादि। एनी बेसेंट ने लगभग 300 बुक्स और बुकलेट लिखे हैं। हैरानी की बात है। जो सत्य उन्हें ब्लाउट्स्की के सीक्रेट डॉक्ट्रिन को पढ़कर और थियोसॉफी की परंपरा में आकर उन्हें अनुभव होने लग गया था, उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। हम सुनते आए हैं कि हमारी जो अंदरूनी बनावट है, उसमें कई अलग अलग कोश और शरीर हैं। फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, इन सभी पर उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है। और उनका जो विचारों के ऊपर जो अध्ययन है, वह तो बहुत ही रिमार्केबल है। थियोसॉफी की कई अलग अलग पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया है, लेकिन जो विचार के ऊपर वो लिखती हैं, हमारे जो विचार हैं, वो थॉट्स वेव भी हैं और उनका स्पेसिफिक फॉर्म भी है। वो मैटर जैसा भी बिहेव करते हैं, उनकी अपनी लाइफ भी होती है। जब भी विचार निकलते हैं तो सोचने वाला सोर्स बन जाता है, लेकिन जिसके लिए सोचा जाता है उसका वो डेस्टिनेशन हो जाता है। और हर एक विचार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको सोचने वाला किस विल पावर से, किस इंटेंसिटी से विचारों को उत्पन्न कर रहा है। विचारों की
दुनिया के प्रति अगर हम सजग होंगे, जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं और देख रहे हैं उससे बहुत अलग हमारा देखना हो जाएगा। हम भौतिक जीवन को सिर्फ शरीर की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा एक मेंटल बॉडी है, एक मेंटल वर्ल्ड है। हमारे मेंटल वर्ल्ड में जो चीजें हैं उससे ओवरलैप करता हुआ अगर दूसरे व्यक्ति का मेंटल वर्ल्ड होता है, तब हम में सामंजस्य होता है। अगर मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से अलग है तो हम में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। विचारों के ऊपर जो एनी बेसेंट की यह जो खोज है ये बहुत रिमार्केबल है। उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से भी विचारों के ऊपर लिखा है और C.W. लीडबीटर जो एक कॉन्टेम्परेरी थियोसॉफिस्ट हुए, उनके साथ भी डॉक्टर एनी बेसेंट का विचारों के ऊपर लेख है। श्रीमती एनी बेसेंट ने सामाजिक, राजनैतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए कई सारे काम किए। एजुकेशनल लेवल पे एम्पावरमेंट लाने के लिए तो उन्होंने स्कूल खोले ही। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, उसको कई साल चलाने के बाद जब पंडित मदन मोहन मालवीय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में लगे थे, तब 1915 में उन्होंने अपने सेंट्रल हिंदू स्कूल को उनको सौंप दिया। हर जगह पर लोगों को जगाने के लिए वो व्याख्यान देती थी। एनी बेसेंट की जो वाणी शक्ति वो इतनी प्रभावकारी थी कि जो सुनते थे वो उनकी बातों से प्रभावित हो जाते थे और वो सभी को जगाने की बात करती थी। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने धर्म को गहराई से समझे, अगर कोई पारसी है तो अपने धर्म की मौलिकता को वो जाने। किसी को धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है, अपने ही रूट्स को ठीक से समझो। सत्य तो हर जगह छिपा है, हाँ बस प्रकट नहीं है। हम अलग अलग सोच से सत्य को भूल गए हैं। सत्य की खोज एनी बेसेंट के जीवन का उद्देश्य था और PMC हिंदी में भी हम सत्य के दर्शन की बात करते हैं। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़ी थी तब भी एनी बेसेंट ने जिस फ्री थॉट मूवमेंट नेशनल सेकुलर लीग में जहाँ पर वो उनको उपाध्यक्ष चुना गया था, वहाँ पर उन्होंने अपनी संस्था जो सेकुलरिज्म के लिए था, वहाँ उसका उद्देश्य दिया था सत्य की खोज। थियोसॉफिकल सोसाइटी में लिखा हुआ है, सत्य परो नास्ति धर्म, देयर इज नो ट्रूथ हायर देन सत्य परो नास्ति धर्म, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रूथ। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, पत्री जी ने भी अपने घर पे 3 साल थियोसॉफिकल सोसाइटी की लॉज मीटिंग चलाई हुई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अंदर जाकर हमें समझने की जरूरत है कि सत्य पर किस तरह से काम इन लोगों ने किया है। बिना कोई बात इंपोज ना करते हुए उसके अध्ययन पर, अन्वेषण पर लगातार विचार मंथन, मेडिटेशन, बट मेडिटेशन इंपोज ना करते हुए अपने भीतर संवेदनशीलता को जगाते हुए, जो डिवाइन विल है, अपने विल को डिवाइन विल से अलाइन करते हुए। थियोसॉफिकल सोसाइटी में अच्छे अच्छे लोग इसके सदस्य रहे हैं। 1875 में जब इसकी स्थापना हुई तो महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन भी इसके सदस्य थे। एनी बेसेंट तो सबसे प्रमुख इसकी सदस्य रही ही। एनी बेसेंट के अलावा C.W. लीडबीटर ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत काम किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब कोई सदस्य बनना चाहता है तो उनसे कहा जाता है कि क्या आप वास्तव में सदस्य बनना चाहते हैं, पहले आराम से आप विचार विमर्श कर लें। यहाँ सदस्य बनाने की जल्दबाजी नहीं की जाती। जब कोई थियोसॉफिकल सोसाइटी की उद्देश्य से
जो कि है सत्य की खोज, सत्य का अन्वेषण, से पूरी तरह कंफर्टेबल है, तभी वो दीक्षा ले और सदस्य बने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर भी थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस, अलग अलग ग्रुप का निर्माण हुआ है समाज सेवा के लिए, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर के समय या अलग अलग सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वहां प्रयास चलते रहते हैं। एनी बेसेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक अवतार के रूप में जिद्दू कृष्णमूर्ति को तैयार करने का प्रयास। लीड बीटर जब नदी किनारे एक बार टहल रहे थे और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो उनकी नजर बालक कृष्णमूर्ति पर गई। उनके ऑरा को देखते हुए उनको ये आभास हुआ कि इसमें कुछ विशेष बनने की संभावना है। एनी बेसेंट ने अडॉप्ट किया कृष्णमूर्ति को। कृष्णमूर्ति उन्हें ममतामयी मां की तरह के रूप में मानते हैं। कृष्णमूर्ति के पालन पोषण शिक्षण के लिए प्रयास किया, उनको पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। कृष्णमूर्ति को साधना करवाना और उनको अवतार की तरह घोषित करने का पूरा प्रयास वैसे तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन कृष्णमूर्ति एक इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल टीचर के रूप में वर्ल्ड फेमस हुए। अद्यार चेन्नई में एनी बेसेंट का रूम और जिद्दू कृष्णमूर्ति का रूम अभी भी सुरक्षित है। अलग अलग मौके पर पर्यटकों के लिए उसे खोला जाता है। वहां पर श्रद्धालु जाते हैं, वहां की वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, ध्यान करते हैं। एनी बेसेंट की पूरे कार्य को समझना एक बहुत लंबा टास्क होगा। उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए भी अलग अलग प्रयास किए। अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, इसको भी उन्होंने धार्मिक कार्य की श्रेणी में रखा। धर्म और अध्यात्म के डिफरेंस को भी उन्होंने बताया कि जो धर्म की जो बुनियाद है वो अध्यात्म है और अध्यात्म जो है वो सत्य है। हर एक व्यक्ति धार्मिक हो, लेकिन धर्म में वह गहराई पर जाए। हर एक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा हो, लेकिन धर्म पर चिंतन मनन हो। व्यक्तित्व का विकास हो। अध्यात्म में क्रिया प्रतिक्रिया, कर्म सिद्धांत भी आते हैं। लॉ ऑफ कर्मा पर बहुत बात है थियोसॉफिकल सोसाइटी में। हम परंपरा में तो जानते ही हैं, हम बोलते ही हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, लेकिन उसकी बारीकियों पर चिंतन मनन हुआ है एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी में। एक दूसरे को प्रेम करने के साथ साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। लाइफ इज नॉट स्टैटिक। पत्री जी कहते हैं सिर्फ खाना पीना सोना जिंदगी नहीं है, जीवन तो आगे बढ़ना है। ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास। एनी बेसेंट ने जीवन के इन मूलभूत सत्यों को अलग अलग तरीकों से पूरी दुनिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से बताने का अथक प्रयास किया है। महान आध्यात्मिक शिक्षक एनी बेसेंट की शिक्षाओं को जितना हम पढ़ते जाएंगे, हम उतने आह्लादित होते जाएंगे। गूढ़ आध्यात्मिकता को इतने सरल शब्दों में एनी बेसेंट ने व्यक्त किया है कि उनको पढ़कर मैं धन्य महसूस करता हूं। आज मुझे एनी बेसेंट की पुस्तक पर स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूं। उनकी पुस्तक को पढ़ें और अध्यात्म के सत्य के अनुभव में आगे बढ़ें।